लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति से मिले। सरकार बनाने का प्रयास जारी है। एनडीए इंडिया दोनों की मीटिंगें चल रही हैं, मगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर बड़ी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें जो यूपी में बीजेपी का हाल रहा है उसके बारे में बातचीत हुई। इसके अलावा बीजेपी में तमाम तरीके की बातें भी उठ के आने लगी हैं। कई सांसद जो जीते हैं, कई जो हारे हैं, वो शिकायतें करने लगे हैं, विद्रोह की बात करने लगे हैं। और खबर तो ये भी है कि बंद लिफाफों में नाम दिए जा रहे हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने बीजेपी की हार के पीछे अपना रोल निभाया। तो कौन है वो लोग, ये समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव दिल्ली गए हैं, इंडिया की बैठक में शामिल होंगी और खबर ये भी आ रही है कि उनकी कुछ चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हो रही है। तो बातचीत हुई है कि नहीं हुई है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा ये समझेंगे कि आगे बीजेपी का क्या प्लान रहने वाला है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी को, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको दिल्ली तलब किया गया है। तो क्या कोई एक्शन होने वाला है? और सभी सवालों के जो हमने बातचीत की उसका जवाब देने के लिए लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। कल जब हम बातचीत कर रहे थे तब तो सब चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी कि कितनी सीटें बीजेपी की आ रही हैं, कितनी कांग्रेस की, कितनी सपा की, मगर अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। देश में भी क्लियर हो गया है और उत्तर प्रदेश में भी क्लियर हो गया है। और क्लियर होने के बाद ये समझ में आता है कि बीजेपी जो पिछली बार 62 सीटें लाई थी, वो इस बार 34 सीटों पर अटक गई है। तो जाहिर सी बात है कि अब इसको लेकर मीटिंगें भी होंगी, तो चर्चा भी है कि मीटिंगें हो रही हैं और उसके बाद शिकायतें भी आएंगी। तो ये भी चर्चा हो रही है कि शिकायतें भी संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे की जाने लगी हैं, कुछ लिफाफे पहुंचे हैं। थोड़ा बताइए क्या चल रहा है बीजेपी में। देखिए, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब से बीजेपी में आए और बीजेपी की दशा दिशा यही लोग देख कर रहे हैं, उसमें यह है कि कोई भी खाना जो है ना, जब वो गर्म रहता है तब उसे नहीं खाया जाता, उसे ठंडा करके खाया जाता है। तो कोई भी कार्रवाई होगी अभी नहीं होगी, ये तो तय मानकर चलिए। जो भी होगा वो किस्तों में होगा और धीरे धीरे होगा। खुराक जो है ना, होम्योपैथिक की तरह इलाज किया जाएगा, जिसमें 2 गोली दे दी जाती है, सवेरे खाइए, 2 शाम में खाइए और 3 महीने तक खाइए, कुछ इस तरीके की रही। जी। आज कहानी की शुरुआत बिना लाग लपेट के सौरभ जी हम उस एक लिफाफे से करेंगे। पीले रंग का एक लिफाफा, यूपी में बीजेपी का, जिसको आला कमान कहा जाता है। जैसे दिल्ली में पार्टी के आला कमान होते हैं, जेपी नड्डा जी हैं, बीएल संतोष जी हैं और भी बड़े लोग जो हैं, अमित शाह जी हो गए। उसी तरह अगर यूपी बीजेपी की बात करें तो उसमें भी एक कोर कमेटी बनी हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री भी है, संगठन मंत्री धर्मपाल जी भी है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी है और अपने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और ब्रजेश पाठक जी। तो मैंने जिन नाम बताए उन्हीं में से एक नाम से जब मैं मिलने गया, बातचीत होने लगी, चुनाव के जी। नतीजे आ चुके थे, मन उनका भारी था, दिल भी उनका भारी था। बोले कि अगर यूपी में हालत ऐसी नहीं होती और बंगाल में हम अच्छा कर गए होते तो आज लड्डू बट रहे होते। तैयारी बीजेपी के लखनऊ ऑफिस में भी जश्न मनाने की थी। बड़ा मंगल था तो उसी मंगल के भंडारे से काम चला लिया गया, पूरी हलवा जी। सब उसी से खाया गया, लेकिन कोई जश्न नहीं मना। ठीक है, तो सारी तैयारी थी, मन उनका बोझिल था, बात करने की उनकी इच्छा भी नहीं थी। लेकिन हम लोग ठहरे पत्रकार, जबरदस्ती घुस जाते हैं। अब घुस जी। जाते हैं तो कितना भी वो करें तो हम लोग बेशर्मी से बैठे रहते हैं। 5 मिनट 10 मिनट चाय भी पिला दी उन्होंने, कहा एक चाय तो ये तो दूध वाली थी, जरा ग्रीन टी भी पिला दीजिए। ये बहाना होता है कि इसी बहाने आधे घंटे बैठेंगे, किससे फोन पे बात कर रहे हैं, कौन मिलने आ रहा है। कभी कभी तो बिना कहे ही बहुत सारी कहानी समझ लेते हैं। वहां टेबल जी। पर एक लिफाफा आया, उन्होंने अपने सहयोगी से पूछा क्या है। तो उन्होंने एक सांसद का, जो इससे पहले भी सांसद थे, अभी लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, उनकी एक चिट्ठी आई थी और कान में उन्होंने इस तरीके से फुसफुसाया, उनके उनके सहयोगी ने, कि वो आवाज हमने भी सुनी। उन्होंने कहा कि फलाने सांसद जी जो है वो जो चुनाव जीते हैं उनके यहाँ से आई है, इसमें जो ब्यौरा कहा गया था वो उन्होंने ब्यौरा भेज दिया है। इतनी बात सुन ली, हम भी अपना थोड़ा सा अनमने भाव से कि हमने कुछ सुना नहीं। मैंने कहा कुछ जहां से भाई हम भी और आप भी जगहों पे गए हैं, बहुत सारे लोकसभा सीटों पर, भाई 80 पर तो नहीं गए हैं, लेकिन जी। एक मूड पता चल जाता है। और आप भी जहां गए हैं और हम भी जहां गए हैं, कम से कम इस बात को लेकर कि हमारे आपके बीच और जो देख और सुन रहे होंगे उनके बीच में आम सहमति होगी और बीजेपी के लोग जो कार्यकर्ता समर्थक हैं वो हमारी आपकी बात से मुतमईन भी होंगे, ये कहेंगे भी कि जहां भी चुनाव था वहां भीतर घात हुआ है। और मतलब कई बार पर्दे के पीछे हुआ है और कई ऐसी कहानी थे जो पर्दे के सामने दिख रहे थे, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस दौरान क्या हुआ
कि एक एंट्री गेट खोल दिया गया बीजेपी के लिए कि बाहर के जितने भी नेता हैं उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। ठीक है, जी। धड़ाधड़ ज्वाइनिंग भी होती रही। उसमें एक मामला अंटू मिश्र, अनंत मिश्र अंटू का भी था, जो बीजेपी ऑफिस आए और फिर उनकी ज्वाइनिंग में नहीं हो पाई। जी। तो उसमें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था कि बूथ लेवल पर जो विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता है उनको भी ज्वाइन कराई। तो एक तरफ ज्वाइनिंग का चल रहा था और एक तरफ हर लोकसभा सीट पर अंदर ही अंदर उस उम्मीदवार का काम लगाने का खेल भी जारी था। वो जी। अमेठी का मामला हो, अंबेडकर नगर का मामला हो, वो फैजाबाद का हो, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, हर जगह ये काम दिल खोलकर हुआ। कई लोगों के जी। इंटरव्यू आपने खुद ही देखे होंगे। हम्म। लेकिन लौट के आते हैं लिफाफे पे, तो एक लिफाफा देखा, अभी हम बैठे थे, एक और लिफाफा आया। हम्म। उस लिफाफे पर इतना बड़ा नाम लिखा हुआ था कि चुनाव हारे हुए उनका नाम साफ साफ दिख रहा था। तो अच्छा। आधे घंटे में 2 लिफाफे पहुंच गए और वो सामने उनके टेबल पर रखा था। तो हमने पूछ लिया कि भाई साहब ये लिफाफा? बोला ये पार्टी का काम काज है। मैंने कहा वो तो दिख रहा है, पर है क्या इसमें? बोले बम। जी। तो उन्होंने कहा बम है। मैंने कहा बम है? मैंने कहा तो फटेगा कब और कैसे, कहाँ फटेगा? हम्म। तो बोले अब ये कहाँ फटेगा, कैसे फटेगा, कब फटेगा, ये नहीं पता है। फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि कई लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे भीतरघात हो रहा, फलाना ये कर रहे हैं, ढिमकाना हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप सब लोग जिसके बारे में जो भी है, चुनाव खत्म हो गया है, आप उसकी पूरी रिपोर्ट लिख करके हमको हम्म। भेज दीजिए। ये हम केंद्रीय नेतृत्व को दे देंगे, वो इस पर फैसला करेंगे। अब हम्म। उसमें एक के बारे में जो ब्यौरा मुझे पता चला, जो चुनाव जीत गए हैं उसके जी। बावजूद भी क्या हुआ, और एक हारे हुए, क्योंकि 2 नाम बताए गए, तो उन दोनों के, एक हारे हुए और जीते हुए, हम्म। कि जो बीजेपी के विधायक उनके इलाके में आते हैं, उनके बूथ पर, मतलब जहां उनका घर है, गांव है, 1120 वोट थे और 980 वोट, जो 1120 वोट पड़े, 1700 के वोट करीब थे, उसमें से जी। 980 वोट विपक्ष को पड़े। तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति रही बिल्कुल। होगी। ये तो तो बहुत उनका बड़ा ये भीतर मानना जाता है। है, उनका ये मानना है कि जानबूझकर हराया गया। एक नहीं तो पूरे जो विधायक हैं उनके घर के अगल बगल में जो 13 बूथ है उनका ब्यौरा दिया। उन 13 बूथ पर बीजेपी पार्टी बुरी तरह हारी थी, जबकि हम्म। पिछले विधानसभा चुनाव में वहां बीजेपी का परफॉर्मेंस शानदार रहा था। हम्म। तो अब जैसे अब शुरू करते हैं, नाम ले ही लेते हैं, बात कर ही लेते हैं जी। कि नाम रहने दिया जाए। अब जैसे बताता हूं कि एक अब ये लोकसभा देखिए गलत क्षेत्र है। बात है। आपने दर्शकों को पहले बोल दिया कि हम बता रहे हैं नाम, अब आप एकदम से बोल रहे नहीं बताएंगे। नाराज हो नहीं, जाएंगे दर्शक। पर्दे के पीछे नहीं, आप उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं। वो इशारों में समझ जाएंगे, वो इशारों हम्म। इशारों में समझ जाएंगे जी। कि वो नेता कभी दूसरी पार्टी में थे, बीजेपी हम्म। में चले आए, सीनियर नेता हैं, 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार भी चुनाव जीत गए हैं। अब इतना कुछ बता दिया, पूर्वांचल से और ही आते पूर्वांचल हैं। का जिक्र हो उन रहा है, ऊपरी हाँ हाँ, हिस्से का। पूर्वांचल कह दिया। हाँ, ऊपरी हिस्से का। और उन्होंने कई नेताओं का नाम लिया। एक नेता का नाम लिया जो बड़े नेता हैं उस इलाके के, और उन्होंने क्या किया, चुनाव के समय ही अपनी ड्यूटी जो है वो लगवा ली किसी दूसरे जिले में, ताकि ना अच्छा। रहेंगे बांस न बजेगी बांसुरी। मतलब हम्म। ये था कि मुझे इनके साथ खड़े होना नहीं दिखना है। इतनी 36 के आंकड़े हैं, एक ही पार्टी, एक ही झंडा, एक ही डंडा, एक ही बैनर, एक ही एरिया, लेकिन हम साथ खड़े नहीं हो सकते। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी लगवा ली दूसरी जगह। बहाना भी हो गया कि भाई संगठन ने तो मुझे जिम्मेदारी फलाने क्षेत्र की दे दी है, तो मैं वहां अपनी जिम्मेदारी कर रहा हूं, वहां संगठन के दिए काम निभा रहा हूं। उसी इलाके के एक और नेता, मतलब विधायक कह लीजिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ड्यूटी बिल्कुल दूसरे छोर पे लगा ली, जहां से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं। उन्होंने अपनी ड्यूटी वहां लगा ली, वो भी गायब हो गए। अब भाई, तो आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी लगवा लिए, तो यहाँ करेगा कौन काम? हम्म। तो उन्होंने इस पूरे बात का विवरण दिया है, इन दोनों नेताओं के यहाँ कैसे कैसे बूथ पर वोट पड़े, उनके करीबी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं या फिर ब्लॉक प्रमुख हैं, ग्राम जी। प्रधान हैं, उनके यहाँ क्या क्या हुआ, उसका पूरा ब्यौरा, उन नाम, कितने वोट पड़े, मतलब ऐसा लग रहा था बड़ा रिसर्च वर्क करके दिया गया है। जी। ये बात तो इतनी है। बाद में पता चला ये बात कल की थी, जब चुनाव नतीजे लगभग करीब करीब आ गए थे। कल देर रात जब मुलाकात हुई, आज फिर उनसे मैं मिलने गया। तो आज हालांकि हमने समय लेके गया था मिलने के लिए, आज उनके पास थोड़ा सा समय भी था। कल उन कल वो हम उनके पास गए थे इसलिए कि योगी जी के यहाँ बैठक हुई थी। तो हमने सोचा कि वहां से निकलेंगे
तो कुछ इनसे बातें पता चलेगी, लेकिन वो मौन व्रत पर दर्शक भी चलेगी उस जानना मामले चाहेंगे में उस कि बैठक में क्या हुआ योगी जी के यहाँ। हाँ, तो वही मैं बताना चाह रहा था, उस मामले में वो मौन व्रत पर चले गए। उन्होंने कहा कि हम वहाँ कई बिंदुओं पर बात करने गए थे। जैसे होता नहीं, संघ में, बीजेपी में बात करने का, कहने का एक अलग अंदाजा, बहुत सारे विषय थे। उन विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और जी। सिर्फ हार ही की समीक्षा की बात नहीं थी, पार्टी के कामकाज, उम्मीदवारों के, उनके प्रदर्शन, अब इन सब चीजों पर कुछ मतलब पूरी दुनिया घूम लिए, नतीजा क्या निकला? तो वही नीलबटा सन्नाटा, तो कुछ समझने को नहीं मिला, तो लिफाफा मिल गया। मैंने कहा चलो लिफाफे से ही सौरभ भाई के साथ कल की इस कहानी पर चर्चा कर ली जाएगी। तो आज जब जी। गए तो हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, पता लगा कि 14 ऐसे लिफाफे आ चुके हैं। अच्छा। उसमें से 9 हारे हुए और 5 जो सांसद बन चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। 14 लिफाफे पहुंच चुके हैं। ये लिफाफे अब दिल्ली जाएंगे, कब जाएंगे उसकी समय का पता नहीं। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आपने शुरुआत में ही इस बात की चर्चा कर दी है कि यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, इन दोनों को दिल्ली बुलाया गया है। आज रात में ये लोग निकलेंगे, कल वहां पर बैठक है। किसके साथ बैठक है ये अभी बताया नहीं गया हमें, इस बात की जानकारी नहीं दी गई। लेकिन अब जब वहां गए हैं, बैठक होगी तो बैठक का एजेंडा भी होगा। अब चुनाव के बाद में एजेंडा क्या होगा भाई? चुनाव में क्यों हारे हैं? इसी यूपी ने जी। बंटाधार किया है, जहां बहुत कुछ 75 पार की बात कही जा रही थी और वहां ये हाल हुआ है। तो मुझे लगता है इन सब पर चर्चा होगी। तो बिल्कुल। हम और जब आप कह रहे जी। थे कि ये, जी, जी। आप कुछ कह रहे थे सौरभ जी? मैं ये कह रहा था कि आप जैसे पीला लिफाफे का जिक्र कर रहे हैं, आज दो बयान और देखने को मिले हैं। साध्वी निरंजन ज्योति जो कि केंद्र में मंत्री थी और फतेहपुर से सांसद थी, वो चुनाव हारी हैं, उन्होंने भी इस तरह की बात का जिक्र किया है। और साक्षी महाराज जो उन्नाव में जो पिछली बार 4-5 लाख से जीते थे, वो इस बार मुझे लगता है सिर्फ 35,000 वोटों से जीते हैं उन्नाव लोकसभा, उनकी तरफ से भी इस तरह के कुछ बयान आए हैं। हाँ, अभी गोल-मोल बातें कही जा रही है, खुलकर कोई कुछ कह नहीं रहा है। सब मुझे लगता है वो है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। पार्टी में डिसिप्लिन के नाम पर जो अनुशासन है, और ये होना भी चाहिए। अगर हार हुई है, उनको लगता है कुछ है, तो पार्टी के फोरम पे बात करें, वो ज्यादा अच्छा है। पार्टी का अनुशासन तो यही कहता है। हालांकि कांग्रेस में कहा जाता है कि लोकतंत्र है और अपनी बात रखने की आजादी है। यहाँ शायद उस तरह की बात नहीं है, लेकिन गोलमोल तरीके से बहुत लोग कह रहे हैं। एक मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, उन्होंने भी कहा है, जी। और भी कुछ नेता, कुछ तो मीडिया के सामने कह रहे हैं, कुछ लोग फोन पर आपसी डिस्कशन में ये बात कह रहे हैं कि हार की वजह ये रही। पर मोटे तौर पर अगर आप मानिए, मैं अमेठी की चर्चा कई बार आपसे कर चुका हूं बात बात में, कि वहां शायद ही बीजेपी का कोई स्थानीय नेता था जो चाह रहा था कि स्मृति ईरानी वहां चुनाव जीत जाए। हमने कई लोगों से बात की, बिना नाम हम नहीं कहना चाहते हैं, उनमें से अधिकतर की राय यही थी। वो कहते थे बड़ा मुश्किल है, सीट फंसी हुई है, सीट फंसी हुई है। मतलब 20 दिन पहले से सीट फंसी हुई। जिस दिन केएल शर्मा की उम्मीदवारी तय हुई, वहां पहुंचे हुए थे, उस दिन भी बीजेपी नेताओं से मिले, उसी दिन से कह रहे हैं सीट फंसी हुई है, सीट फंसी हुई। अगर आप इसी वादे इरादे और इसी मनोबल के साथ चुनाव में जाएंगे तो फिर सीट फंसी हुई मिलेगी। आपके मन जी। में वो फंसी हुई है तो रिजल्ट भी आएंगे। और सिर्फ बात अमेठी की नहीं है, आप देखिए, हम बात लिफाफे की कर रहे थे, हमने बताया आपको कि 14 लिफाफे पहुंच चुके हैं। लोकसभा की 80 सीटों में से कुछ पर सहयोगी दल चुनाव लड़े थे, 5 सीटों पर 2 आरएलडी थी, 2 अपना दल था और एक अपने राजभर जी थे, जिन्होंने अपनी भी बैटरी फ्यूज करवा ली इस चुनाव में। जी। तो बाद बाकी सीटों पर से जिनको अपने मन की बात रखनी है, जिनको लगता है कि पार्टी के लोगों ने ही भीतरघात किया, पीठ में छुरा भोंका, जिसकी वजह से चुनाव में हार हुई है। कानपुर के आप रहने वाले हैं, कानपुर का किस्सा आपसे छिपा ही नहीं होगा, वो वीडियो जी। सबने देखा। कानपुर के उम्मीदवार बनकर रमेश अवस्थी आए, गले में माला किसी और को पहना दी। तो ये किस्से बहुत हैं उम्मीदवारों के, अलग अलग तरीके से। पार्टी के फोरम के अंदर भी कई लोगों ने ये बात कही थी। बलिया की कहानी देख लीजिए। जी। बलिया में मैं जानता हूं कि वहां पर भले ही नारद राय को लाकर के मैनेजमेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा क्या रहा? नीरज शेखर वहां आखिरकार चुनाव हार ही गए। वहां से भी रिपोर्ट आ गई है कि मतलब वहां भी कैसे भीतरघात हुआ, क्या क्या हुआ है, इस तरह की तमाम जो चीजें बहुत उम्मीदवार जगहों से थे, आ रही। टिकटार्थी थे, जो टिकट की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। ये हम ग्राउंड पे गए तो भी लोगों ने बताया कि नीरज शेखर आ तो जरूर गए हैं, मगर कुछ हारे हुए और कुछ जीते हुए विधायक जो हैं वो साथ दे नहीं रहे हैं। देखिए, इसकी शुरुआत को अगर देखिएगा ना सौरभ जी, तो पहले फेज से ही मुजफ्फरनगर का देख लीजिए। संजीव बालियान अब जी। चुनाव हार गए हैं, तो इस पर जी। समीक्षा की ही जा सकती है। ये वो संजीव बालियान है जिन्होंने 2019 के चुनाव में, जब सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन था, तब उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया था, भले ही कम वोट जी। से हारे थे।
वही इस बार उनके सामने, जबकि हरेंद्र मलिक एक दूसरे जाट उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, जी। उनसे वो चुनाव हार गए हैं। और आपने सरधना के विधायक रहे हिंदुत्ववादी छवि वाले संगीत जो सोम। नेता है संगीत सोम, उन्होंने एक बार तो नहीं, जो भी मीडिया वाले जाते थे उसे दिल खोलकर बात करते थे कि भाई साहब मैं वहां नहीं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ। वो छतरी पंचायतों में भी नजर आए, तो शुरुआत तो वहीं से हुई। फिर ये कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने कुछ कहा नहीं। वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5-5 दिन तक वो अपनी बात कहते रहे, मीडिया में बयान देते रहे, कभी गोल बोल, कभी दूसरे अंदाज में, जलेबी की तरह बातें कहते हैं, लेकिन सामने साफ था कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, अपने समर्थकों को क्या बताना चाहते हैं, वो साफ था। ऐसे ही कुछ और भी नेता सामने आए जो अपनी चीजें कही। कुछ आपने वायरल वीडियोज भी देखे होंगे, बरेली वाला किस्सा आपने देखा होगा कि कैसे जी। संतोष संतोष गंगवार उमेश नाराज हो गौतम गए, का एक उनके वीडियो। समर्थक नाराज हो गए। हाँ जी। जी, उमेश गौतम जो वहां के मेयर हैं, जो टिकट चाह रहे थे बरेली से, उनको टिकट नहीं मिला, क्षेत्रपाल गंगवार को टिकट मिल गया, वो कहीं बैठक में बात कर रहे थे और वो ऑडियो इतना वायरल हुआ। कहानी हर सीट की अपनी, जो कहानी घर घर की है ना, वही कहानी हर सीट की है। अब सवाल ये उठता है, खतरे की घंटी बज रही है। खतरे की घंटी इसीलिए बज रही है कि ये जो लोकसभा के चुनाव हुए, उस आधार पर अगर 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर क्या होगा। आप देखिए कि इसके साथ विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी 2 सीट बीजेपी हार गई, समाजवादी पार्टी की जीत हुई। इस खबर को किसी ने ध्यान नहीं दिया। बात जी। यूपी के हम और आप कर रहे हैं तो यहाँ चर्चा उसकी भी जरूरी है। आमतौर पे जी। कहा जाता है कि बाईपोल जो होता है उपचुनाव, वो सरकार का चुनाव होता है। हाँ, ये सरकार का ही तो चुनाव था कि आजमगढ़ में जब बाईपोल हो गया तो वहां पे बीजेपी जीत गई, निरहुआ सांसद बन गए। रामपुर जैसी सीट पे जहां 53% मुस्लिम है, जी। वहां बीजेपी जीत गई। ये मतलब मैं बता रहा हूं कि कैसे होता है ठीक बाईपोल, बात। सरकार में होने का फायदा मिलता है। उस बाईपोल में भी 2 सीट हार गई। तो जो लोकसभा के नतीजे हैं वो खतरे की घंटी है। 37 सीट समाजवादी पार्टी की, 6 सीट किसकी, तो कांग्रेस की। जिस तरीके से दलितों का वोट खुले मन से कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, खासतौर से जाटवों का, मायावती का वोट शेयर, याद करिए हमने आपसे पहले से डिस्कस किया तो हमने कहा था कि मायावती का वोट परसेंटेज इस बार सिंगल डिजिट में आएगा, जी। और ये हुआ है। 19% उनका वोट शेयर पिछले लोकसभा चुनाव में था। जी। पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 12.5% था, वो आकर के 9.5 से भी कम पे अटक गया है। मतलब इससे बड़ा क्या होगा। बिल्कुल। ठीक है कि जाटा वोट समाजवादी पार्टी के साथ जाने में थोड़ी हिचक है, लेकिन कांग्रेस रहती है तो दिल खोल के चले जाते हो। पहले भी दलित वोट बैंक तो कांग्रेस का ही बेस वोट था, तो धीरे धीरे वो शिफ्ट करने लगा। अगर ये शिफ्ट कर गया बहुत हद तक, तो क्या होगा अगले विधानसभा चुनाव में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो लिफाफे आ रहे हैं, जिनको वो खुद बम कह रहे थे, ये बम अगर बाहर नहीं निकला, बम फट गया, तो पार्टी के अंदर अगर फट गया तो फिर तो पार्टी का ही बंटाधार हो जाएगा। लेकिन बाहर उसको आपने नियंत्रित तरीके से बम को डिफ्यूज कर दिया और सारी चीजें जिनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई या जिन्होंने भीतर घात किया, उसका आप कैसे ऑपरेशन करेंगे, ये तो पार्टी के आलाकमान ही बेहतर जानते होंगे। किसके साथ कैसे डील करना है, सबका अलग अलग तरीका होता है, वो डील करेंगे। लेकिन अगर डील नहीं किया गया, ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो यकीन मानिए स्थिति खराब हो जाएगी। वैसे आप लंबे समय तक सत्ता में बने रहते हैं तो ये सब बीमारियां अपने आप आती हैं। ये कांग्रेस के साथ भी यही हुआ। तो कहते हैं गलती होने से, ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है। तो जब अब ये गलती हुई है, ठेस लगी है, चोट लगी है, सबक सीखना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, धीरे धीरे सही किस्तों में करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पार्टी संकट में आ सकती है, ये तो तय। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, पर हौले हौले होगी, आराम से होगी, तुरंत जो है तत्काल रूप से नहीं, पर लिस्ट बनना शुरू हो गई है और सभी लोकसभा सीटों से लिस्ट मंगाई गई है। और जिस तरीके से वो लिस्ट बन रही है, ब्यौरे दिए जा रहे हैं ना भाई, वो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोर्ट में केस चल रहा है कि फलाना मुद्दई, गवाह, तमाम सबूत, तो सारे एविडेंसेज भी दिए जा रहे हैं। 1-2 में मुझे बताया गया कि कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिए गए हैं। अब अगर इस तरीके से होता है, सामने सबूत रखे जाते हैं, तो अब केंद्रीय नेतृत्व फैसला करे कि इन पर क्या कार्रवाई करनी। बिल्कुल। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री बीजेपी के जरूर गए हैं और अखिलेश यादव भी चले गए हैं। बड़ी जीत के बाद कल का मैन ऑफ द मैच रहे वो, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखेंगे, सबसे बड़ा दल बनके वो उत्तर प्रदेश में उभरे और देश में अगर देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी बनके उभरा है।
और इंडिया गठबंधन की भी तमाम कोशिशें चल रही हैं सरकार बनाने की। इस बीच खबर ये भी आई कि क्या अखिलेश यादव की चंद्रबाबू नायडू से कुछ बातचीत हुई है, इसको लेकर देखा बड़ा चर्चा सोशल मीडिया पे थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या कोई ऐसी बातचीत हुई है, अखिलेश यादव दिल्ली गए, क्या प्लान है? देखिए, जो आपने पहले मैन ऑफ द मैच कहा, ये आपका ही वर्ड है। तो मैंने आज उन्हें बताया कि आप मैन ऑफ द मैच रहे। भाई, जीत के बाद तो हर कोई खुश होता है, और जब इस तरह के शब्द कहते लगता है हाँ भाई, और है भी। आप देखिए ना, जी बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी तो वही है, समाजवादी पार्टी। और जिस तरीके से उनका चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, बहुत देर से, बहुत ढीला ढाला। शुरुआत के 2 फेज में बहुत कम प्रचार हुए थे, हमने और आपने भी देखा। टिकट जी। बांटने को लेकर जिस तरीके से हम और आप उनका उपहास और मजाक उड़ा रहे थे कि शाम में जो लेके जाता है सवेरे किसी और को मिल जाता है। नॉमिनेशन के दिन ही कितना ड्रामा होता है। आपको सिंबल जो है वो चार्टर्ड प्लेन से जा रहा है। भाई, ऐसी अफरा तफरी मची हुई थी। किसी एक ने कहा भैया मुझे टिकट दे दो एक ही दिन के लिए, तो उसको भी मिल गया एक ही दिन के लिए। सारी चीजों लेकर के वो मजाक बनाया जा रहा था। फिर उससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनको कैसे ट्रैप किया जा रहा था। लेकिन क्या होता है, जो जीता वही सिकंदर, उसका सारा फार्मूला हिट हो जाता है। तब उनके सारे मैथ भी अच्छे चले गए, केमिस्ट्री भी उनका अच्छा, मैन ऑफ द जी। मैच भी। मैंने उनसे कहा कि भाई, मीडिया के एक में चल रहा है कि आप चंद्रबाबू नायडू से भी बात कर रहे हैं, नीतीश जी से भी बात कर रहे हैं। नीतीश जी से आपके संबंध भी अच्छे थे, ममता जी से आपके ऑलरेडी संबंध बहुत अच्छे हैं, तो वहां तो सब ठीक ही है। तो क्या कुछ खिचड़ी पकने जा रही है क्या? लेकिन अखिलेश यादव का फोकस सरकार बनाने में बिल्कुल नहीं है केंद्र में। उन्होंने कहा हमें न किसी ने कहा है, न 3 में न 13 में कहा है, मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनूं, मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं है। तो मैं किसी से बात नहीं कर रही। आप लोगों की मर्जी है, आप कुछ भी चला दीजिए। चंद्रबाबू नायडू से मेरी बात करवा दीजिए, नीतीश जी से बात करवा दीजिए, मैं कोई खंडन करने नहीं जा रहा हूं। तो ये बात हुई। उन्होंने कहा मेरी प्राथमिकता यूपी का विधानसभा चुनाव है, मुझे बहुत बड़ी जीत मिली है, और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत कुछ संकेत ऐसे मिले जिन पर आगे मुझे होमवर्क करना है। ये मैं कई प्रयोग कर चुका था, 4-4 प्रयोग किया, 4-4 बार मैं फेल रहा। मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था, कोई मुझे सीरियसली लेने को तैयार नहीं होता था। लेकिन इस बार जो मैंने प्रयोग किया, बिना बहुत कोई उस तरह के गठबंधन के, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वो भी बहुत जल्दबाजी में हुआ। उसके साथ गठबंधन से पहले हमारे उनके संबंध कैसे थे, ये जग जाहिर है। मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या क्या बातें नहीं कही गई, लेकिन जब ठीक बैठता है। हमने एक नया प्रयोग किया पीडीए का, वो प्रयोग बहुत सक्सेसफुल रहा है। मुस्लिम यादव वोट बैंक, जो हमारा सालों पुराना एक परिपाटी चली आ रही थी, उससे आगे निकल चुके हैं, और मुझे एक बड़े समुदाय ने वोट दिया है। अब हम उस पर काम करेंगे, और विधानसभा चुनाव 2027 मेरा फोकस है। मेरे लिए यूपी की राजनीति ही सब कुछ है, मुझे देश की राजनीति में नहीं जाना है। ये बात भी बता दूं कि शुरुआत में आप भी जानते हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे कन्नौज जी। से। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ गई कन्नौज में, तो कन्नौज से उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। और हम लोग आपस में चर्चा भी कर रहे थे कि कन्नौज से जैसे ही उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, ये सीट तो उनकी पक्की हुई, क्योंकि उन्होंने सब कुछ नाप तौल कर लिया था। जी। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, पार्टी के अंदर भीतरघात की, तो जब वो सत्ता में थे तो कन्नौज में भी कई नेता ना बहुत बड़े नेता हो गए। उनका अहंग इतना हो गया था, आपस में लड़ने लगे, और काम लगने लगा था अखिलेश यादव का। इस जी। बार उन्होंने सब तैयारी होमवर्क कर ली थी, इसीलिए कन्नौज के नतीजे ऐसे रहे। तो कोई दिल्ली की राजनीति से उनका नहीं है लेना देना। उन्होंने साफ कहा कि जहां तक मैं जानता हूं, राहुल गांधी भी अभी वेट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा सामने है, एनडीए के पास है, तो वो लोग अपनी सरकार बनाए, हमारा बहुत लेना देना नहीं। बिल्कुल। आपकी जो बातचीत है उससे सुन के मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आपने कहा कि अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो क्या इसके ये भी मायने निकाले जाएं कि अखिलेश यादव जो अभी तक रोल निभा रहे थे, लखनऊ में थे, लखनऊ विधानसभा में भाषण देते दिख रहे थे, विपक्ष के नेता थे, क्या वो कंटिन्यू करेंगे? मुझे लगता है वो विधानसभा से इस्तीफा देंगे। करहल सीट से वो विधायक हैं, और चूंकि ये 2024 है, इससे पहले वो ऐसा कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वो लोकसभा सीट खाली करें, मुझे लगता नहीं कन्नौज से लड़े हैं। मतलब दावे के साथ मैं ये नहीं कह सकता हूं। लेकिन जहां तक राजनीति में अब तक जो जितना मैंने उनको समझा है, उससे मुझे यही लगता है कि वो लोकसभा में जाए तुरंत। मतलब उपचुनाव कन्नौज में हो, और चूंकि मैं पहले भी कह रहा हूं कि उपचुनाव सरकार का हो जाता है, ऐसी स्थिति में कन्नौज में थोड़ा सा टफ है कंटेस्ट। इस बार भी उनके लिए भी बहुत आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत कुछ सोचा, उससे पहले होमवर्क किया। मुझे लगता है कि अब विधानसभा के बदले में अगले 2-2.5 साल तो आप उनको लोकसभा में बोलते हुए सुनेंगे। अच्छा, चलिए ये भी दिलचस्प रहेगा देखना। मायावती का भी आज एक लिखित बयान कह सकते हैं आया सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया लगातार
पिछले कुछ चुनावों में, और हमको वापस से उतना मदद, उतना मैंडेट नहीं मिला उन लोगों की तरफ से, इसलिए वो आगे आने वाले चुनावों में इस बात का ख्याल रखेंगे कि कैसे किसको उनको कितना मैंडेट देना है, कितना उनको प्रतिनिधित्व देना है। तो ये बयान बड़ा चर्चा में है। और उससे पहले जिस तरीके से हमने देखा कि बसपा जैसे चुनाव लड़ी, आकाश आनंद एग्रेसिव थे और आकाश आनंद एकदम से साइडलाइन किए गए, उनको कहा गया कि अभी उनको और मैच्योर होना है, उसको लेकर पब्लिक के बीच हमें रिएक्शन दिखा। तो मायावती का आज का स्टैंड, पिछले जो कुछ घटनाक्रम रहे, इन सभी को अगर देखा जाए तो कैसे देख रहे हैं आप? और बसपा का भविष्य, उसकी भविष्य की पॉलिटिक्स, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मायावती के इस बयान में कुछ ऐसा सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। मुझे याद है कि इससे पहले भी एक चुनाव हारी थी, तब उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम जो है वो कट्टरपंथी होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बात कही थी और बाद में बयान जारी करके उन्होंने इस बात को कहा कि मीडिया ने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया। बोली वो खुद, मैं उस खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। फिर बाद में प्रेस रिलीज आया कि ऐसा हुआ था। मायावती जो कह रही है बहन जी, वो बात सही है। उन्होंने मुसलमानों को बहुत प्रतिनिधित्व दिया, मतलब बहुत टिकट दिया इस बार भी। और यही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बहुत टिकट दिया। मुझे लगता है उनके मन में ये बात बैठ गई होगी कि बगल में ये समाजवादी पार्टी है, इन्होंने 4 टिकट दी है। और देखिए, जियाउर रहमान बर्ग जीते, इकरा हसन जीती, वो नदवी भी जीत गए। तो ये जो उनका फोकस है, अफजाल अंसारी, यानी चारों भी चुनाव जीत गए जीत और गए। हमने इतने को टिकट दिया और कुछ नहीं हुआ। तो उनको इस बात से भी बड़ी क्लेश होगी, बड़ी दिक्कत रही होगी। और देखिए, ये जो बात हम और आप चर्चा कर रहे हैं, ये मुस्लिम समाज जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली वोट करता है। उनके लिए समाजवादी पार्टी भी अपना नहीं है। आप याद करिए 2009 का लोकसभा चुनाव, जब जी। मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया था, तो मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने उनका साथ छोड़ दिया था। उस दौरान आजम खान भी समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिए गए थे। उन्होंने खूब एक तरीके से अपना स्टैंड लिया था, अपनी बात कही थी कि क्या हो गया नेताजी को। और उस चुनाव में जो उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस को 80 में से 21 लोकसभा सीटों पर जीत मिल गई जी। थी। उसमें तो कमल किशोर कमांडो, जो बहराइच से चुनाव जीते थे, वो नामांकन के दिन पहुंचे थे और तुरंत चुनाव जीत के सांसद भी बन गए। कई लोगों ने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी थी, हमारा उम्मीदवार कौन है, पोस्टर जी। वोस्टर भी नहीं लगे थे। बस लोगों में, मुसलमानों ने तय कर लिया था कि कांग्रेस को जिताना है। तो कांग्रेस का ये मुसलमानों का स्टैंड बदलता रहता है। जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि फलाना ही हमें चुनाव जितवा सकता, तब तक वो उसके साथ नहीं जाएंगे। वो रणनीतिक तौर पर वोट करते हैं। इस बार देखिए, किसी मुस्लिम ने नेता की अपनी कोई विवादित, हम लोग एक बार चर्चा भी कर रहे थे, बहुत संयमित मर्यादित जी। तरीके से एकदम सॉलिडली इंडिया गठबंधन के साथ रहे कि मुझे जिताना है, कहीं हो हल्ला नहीं करना, ताकि कोई कम्युनल पोलराइजेशन नहीं हो। और इसका बड़ा फायदा इंडिया अलायंस को हुआ, कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी को। अब बहन जी जो कह रहे हैं कि टिकट देने भर से, अब देखिए ना, समाजवादी पार्टी ने 4 ही तो टिकट दिए, सारा जी। का सारा मुस्लिम वोट कांग्रेस और सपा ने अपने पास बटोर लिया। वहां बात हिस्सेदारी की नहीं है भाई। बीजेपी भी तो मुसलमानों को, मुख्तार अब्बास अंसारी हो या शाहनवाज हुसैन हो, इससे पहले यहाँ मोहसिन नजात थे, यहाँ अभी दानिश भी मंत्री हैं, उससे टिकट, उससे उनको वोट नहीं मिलता। उसकी मुस्लिम समाज में वोटिंग करने का एक अलग पैटर्न रहा। बहन जी ने ये कह करके अपने लिए थोड़ी सी और मुश्किलें खड़ी कर ली। देखिए, सच बोलना चाहिए, लेकिन सच बोलने की टाइमिंग होती है, और क्या सच बोलना जरूरी ही है, ये बात भी देखना पड़ेगा। मायावती जी। के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये हो है ना, कि अपना पहले बेस वोट बचाएं। पहले बेस वोट उनका क्या था? आज से कुछ साल पहले पूरा दलित समाज, आज हम मायावती जी की बात करते हैं तो सिर्फ जाटव की बात करने लगते हैं। पहले उनके पास खटीक, सोनकर, वाल्मीकि, धोबी, पूरा पासी, पूरा दलित समाज होता था। इसके अलावा हम लोग बात करते थे स्टेपनी अ, अ, वोट की, जिसमें मौर्य होते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य वहीं थे। और आपको बताऊं, राम अचल बाबू राजभर सिंह जैसे कुशवाहा बड़े थे। नेता होते थे, बाबू जी। सिंह कुशवाहा। तो कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, ये सब स्टेपनी वोट भी उनके पास होता था। घटकर आज उनके पास अपनी जाटव वोट बैंक बचाने की चुनौती आ गई है। तो जी। जब तक इनके पास अपना एक ठीक ठाक बेस वोट नहीं होगा, मुस्लिम समाज उनके साथ नहीं आएगा, तो बहन जी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और आकाश आनंद को जिस तरीके से और जिस समय उन्होंने चुनाव प्रचार से और जो वजहें बताकर की है, उससे मुस्लिम समाज में एक और मैसेज चला गया है कि बहन जी की पार्टी जो है, वो एक तरीके से किसकी, बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि आकाश आनंद के टारगेट पर प्राइमरली बीजेपी ही थे।
तो बहन जी, मुझे लगता है जो 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रही हैं, इतनी बड़ी उनकी पार्टी रही है, इतना बड़ा उनका मूवमेंट रहा, पूरे देश में कई राज्यों में बीएसपी का अपना एक बेस वोट है, एक जी। उनके इतने समर्थकों की टोली है। उनको समझना पड़ेगा कि बदलते वक्त में उनको अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। इस तरह के बिल्कुल, बयानों से अभी तो परहेज करना चाहिए। बिल्कुल। जो आपने बोला कि राजनीति में टाइमिंग और बयान दोनों की ही बड़ा महत्व होता है, और फिलहाल जो बयान है वो अभी के लिहाज से तो उनको फ़ायदा पहुंचाता नहीं दिखता है। बाकी भविष्य क्या होता है, भविष्य को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है, ये देखने वाला होगा। बसपा का क्या भविष्य है, ये देखने वाला होगा। पंकज जी, आपने तमाम जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी की जानकारियाँ, अंदर की जानकारियाँ ऐसे हमारे लिए लाते रहिए, हमारे दर्शकों के लिए लाते रहिए। खूब धन्यवाद आपको। बाकी धन्यवाद भाई। दर्शकों तक उत्तर प्रदेश की जो भी राजनीतिक अपडेट होगा, जो भी देश में चल रहा है, वो हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।